अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 64 MCQs. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ. इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगी. फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान में चेंज नहीं होती. डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है. सेकेंड है कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. इसके में आपको ये बताया गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मिरर का 20 सेंटीमीटर्स है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है. आर से आपने फोकल लेंथ ले लेना है. फोकल लेंथ जो है वो R/2 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स. उसके बाद आपको जो है आगे बताया गया है क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस क्यू आपको दिया गया है इसमें 30 सेंटीमीटर्स और रियल इमेज है इसकी क्यू की वैल्यू जो है वो आपने पॉजिटिव लेनी है. आपसे इसमें पी की वैल्यू पूछी गई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है. वही आपने 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का फार्मूला अप्लाई करना है. एफ़ की वैल्यू लगाएंगे, क्यू की वैल्यू लगाएंगे और पी की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है. तो ये पी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके 15 सेंटीमीटर आएगी. सी ऑप्शन. इसमें अक्सर बुक्स में साथ जो है वो नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं. इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, किसी के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि इमेज जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछा है, इमेज जो है वो रियल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी रियल है. इसलिए क्यू जो पी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. नेगेटिव साइन इसमें जो है वो बाय मिस्टेक लगा हुआ है, उसको आप कट कर दें. थर्ड है एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स कनकेव मिरर. इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज़ लोकेटेड. एक ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो जो उसका इमेज बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा. इसकी बी ऑप्शन होगी. थर्ड है एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर. व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? The image is 5.8 centimeters behind the mirror. What is the focal length of the mirror? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें p की वैल्यू जो भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, p की वैल्यू इसमें आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर्स. उसके बाद आपको बताया गया है इमेज के जो है वो है 5.8 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर. का मतलब है कि q की वैल्यू आपने नेगेटिव रखनी है. फोकल लेंथ f आपने इसमें फाइंड आउट करना है. वही फार्मूला लगेगा 1/f इज़ इक्वल टू ये जो हमने ऊपर लगाया था 1/p प्लस 1/q. 1/p में 1/14 आ जाएगा. q की वैल्यू नेगेटिव है तो -1/5.8. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा -9.9. नेगेटिव आएगा क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगा. आपको मिरर जो बताया गया है वो कन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास MCQ है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, तो इस वजह से ये स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन. कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, उससे इमेज जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है. ए ऑप्शन आएगी इसमें. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ़ इट इज़ व्यूड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. जो ह्यूमन आई है उसमें भी कन्वेक्स लेंस होता है, इस वजह से इसका इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है. इसकी में बी ऑप्शन आएगी. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा इज़. कैमरे का इमेज जो है वो भी वही होता है जो कि ह्यूमन आई का होता है. बिल्कुल वही ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होएगी. जो ह्यूमन आई का फंक्शन होता है वही कैमरे का होता है. नेक्स्ट है आपके पास इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रे विल रिफ्रैक्ट ओनली पार्शली रिफ्लेक्टेड. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपको ये बताया गया है कि जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, तो वो जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. कोई भी उसका पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो टोटली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसमें बी ऑप्शन आएगी. लास्ट है MCQ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज़ 48.8 डिग्री. दिस मीन्स दैट ऑल द रेज with an angle of incidence greater than the critical angle will be totally reflected. जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रेज ऑफ लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी. बी ऑप्शन आएगा.
उसके बाद जो नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। ये मैंने पेज नंबर्स भी आगे लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपनी बुक पर लिख भी लें, साथ मार्क भी कर लें। मैंने साथ साथ भी मार्क करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स बुक में मार्क नहीं होते थे, वो मैं आपको जो है वो करवा देती हूँ, वो आप लोग जो है नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पर। सबसे पहले है 9th क्वेश्चन 12.9 देखें। स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी डेफिनेशन आपने की है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं वो आपको बुक में नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जानी चाहिए, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो जो 2 कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यहाँ पर देखें क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको नोटबुक्स पे लिखना है। 2 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1, रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, यानी ग्लास से एयर में जाए या वाटर से एयर में जाए। एयर से ग्लास या एयर से वाटर में अगर आएगी रे ऑफ लाइट तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब तक क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा उस वक्त तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ये 2 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद 12.10 क्वेश्चन है। 12.10 क्वेश्चन भी पूरा आपकी बुक में नहीं है। 12.10 क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। पहला जो है इसका पार्ट है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल, ये तो आपकी बुक में डेफिनेशन है, ये आप उसी तरह कर लेंगे। साथ इसके दिया गया है डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान में आपने रिलेशन बतानी है। ये रिलेशन जो है ये आपको डिराइव करनी होगी। अब इसमें आपने करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर देखें क्रिटिकल एंगल की हेडिंग देंगे और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 44 पर इसकी डेफिनेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्रीज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसकी डेफिनेशन पेज 44 पर है, आपने लिख लेनी है। अब इसकी जो रिलेशनशिप है ये देखें। क्रिटिकल एंगल में रे ऑफ लाइट जो है, क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है। अब जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देखें पीछे हमने किया था कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वाटर में जाए या एयर से ग्लास में जाए, तो इस सूरत में जो एन की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, वो होती है साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। लेकिन क्रिटिकल एंगल उस वक्त होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रियर में आ रही होती है, यानी ग्लास से एयर में आए या वाटर से एयर में आए। ऐसी सूरत में एन की वैल्यू रिवर्स हो जाती है। जब क्रिटिकल एंगल हमने लेना होता है या जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो एन की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। अब हमने जब यहाँ पर रिलेशन डिराइव करनी है तो हमने पहले रखना है व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम देन एन इज इक्वल टू साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। उससे रिवर्स करके लिखना है, रिवर्स नहीं करेंगे तो इससे रिलेशन डिराइव नहीं होगी। अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। ये हमने डेफिनेशन में किया है। क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्रीज़ की डेफिनेशन ही इस तरीके से है। यानी यहाँ पर हमें इस रिलेशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री रखना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल आई के बजाय एंगल सी लिखेंगे। अब एन इज़ इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1 ओवर साइन सी। ये इनके दरमियान में रिलेशन होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 ओवर साइन सी के इक्वल आता है। यह आपने रिलेशन जो है उसमें ड्राइव करके लिख लेनी है। उसके बाद आपने देखें क्वेश्चन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट। जो क्वेश्चन आपकी बुक में जो मार्क नहीं हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पेज ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है अ कॉइन इज़ प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ एन इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द नेचर। एक कॉइन आपसे कहा गया है कि कॉइन को जो है वो हमने रखना है बिल्कुल एक जो
कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, फोकल पॉइंट के ऊपर रखना है। तो क्या इस सूरत में इमेज की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, और अगर इमेज की फॉर्मेशन होगी तो वो किस तरीके की होगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये रे डायग्राम बनाइए। हमने पीछे स्टडी किया था कि जब भी कन्वेक्स लेंस होता है उसके अगर फोकल पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ये बिल्कुल हम सही मेजरमेंट करके क्योंकि नहीं बनाया है इसलिए ये बिल्कुल पैरेलल नहीं लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाती हैं, वो बिल्कुल पैरेलल आती हैं। और पैरेलल रेज को हम पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो अगर हमने एक कॉइन को एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा है तो कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएंगी और किसी पॉइंट पर वो मीट नहीं करेंगी। जब इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसकी कोई नेचर भी नहीं हम बता सकते। व्हेन रेज ऑफ लाइट व्हेन कॉइन इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस देन नो इमेज विल बी फॉर्म्ड as rays of light after refraction will become parallel and never meet at any point। rays of light जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी और कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसको आपने इस तरीके से नोटबुक पर लिखना है और साथ इसमें ये डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम साथ इसमें मस्ट है, तो डायग्राम के बगैर ये क्लियर नहीं हो सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये देखें 17 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फ़र्क है। दो तरह के इमेजेस हम स्टडी करते हैं, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेजेस। फ़र्क क्या होता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे प्रोजेक्टर के आगे स्क्रीन लगी हुई होती है, एक रियल इमेज होगा तो वो हम उस प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर ले लेंगे, वर्चुअल इमेज को नहीं ले सकते। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड है रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा बनता है। रियल इमेज होगा तो वो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से है तो उसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। रियल इमेज उस वक्त बनता है जब रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर कलेक्ट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। रेज ऑफ लाइट अपेयर टू डाइवर्ज, जबकि वर्चुअल इमेज में रेज ऑफ लाइट अपेयर होती हैं कि वो एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं और किसी पॉइंट पर कलेक्ट नहीं होती हैं। ये आप जो है वो इसकी यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से आपने दरमियान में इसकी लाइन लगा के और डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इसलिए ये पूरा जो है वो इसी तरीके से इसके 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। लाइन लगा के सेंटर में लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा डिफ्रेंशिएट को करने के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, छोटा सा है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन 12.18 क्वेश्चन है हाउ डज़ अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डिड डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक कन्वर्जिंग लेंस होगा तो वो कब वर्चुअल इमेज बनाएगा और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो कब रियल इमेज बनाएगा। कन्वर्जिंग लेंस मींस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हमने पीछे स्टडी किया था कि कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को हम किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस कर लें, ये अगर प्रिंसिपल फोकस है, अगर लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यानी एक कन्वर्जिंग लेंस से हमें वर्चुअल इमेज उस वक्त मिलेगा जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में होगा। ये देखें, इसको आपने इस तरीके से लिखना है कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ virtual image of object when object is placed between the principal focus and lens, in this case a virtual erect and magnified image is formed। साथ इसकी ये डायग्राम बनानी है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में रखा है तो ये इमेज जो है ये वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा और हमें जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज मिलेगा। दूसरा जो हमने इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये था कि अगर एक डाइवर्जिंग लेंस होगा तो उसका रियल इमेज कब बनेगा। डाइवर्जिंग लेंस में बच्चे किसी भी पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उससे कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। A diverging lens never forms a real image. The image formed by diverging lens is always virtual and erect। किसी भी पॉइंट पर अगर हम डाइवर्जिंग लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा, हमेशा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा।
ये आपके शॉर्ट रिव्यू क्वेश्चंस हो गए हैं। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि आपको बुक पे मार्क नहीं करवाए थे। बाकी तमाम क्वेश्चंस मैंने बुक पर मार्क करवा दिए, आगे इसके नोट डाउन भी कर लिया है कि किस किस पेज पर इसके आंसर्स हैं। रिव्यू क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये रिव्यू क्वेश्चंस जितने आपको मैंने आज करवाए हैं वो आप लोग अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन ज़रूर कर लें ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। वीडियो में से आप देखकर उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर या जिस तरीके से भी उसे आप स्टॉप करके और उसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पर और उसको लर्न कर लें। कल इंशाल्लाह हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।